यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। देखना, एक जनरल बात समझिए अपन। घोड़ा खींच रहा गाड़ी को इधर, है ना, ये गाड़ी है और ये यहाँ पर घोड़ा है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि मेरी ड्राइव सही नहीं है, ये घोड़ा है, ठीक है। आप मान लो कि ये घोड़ा है। घोड़ा क्या कर रहा है, गाड़ी को इधर आगे की ओर खींच रहा है, ठीक। ये गाड़ी है, इसमें व्हील लगी है। घोड़ा क्या करेगा, आगे की ओर ताकत लगाएगा और ये क्या होगी, इधर की ओर ताकत लगाएगी कि नहीं लगाएगी। फिर क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर ही होती है ना, जितना बल इधर लगेगा उतना ही उसकी प्रतिक्रिया होगी इस साइड में। तो इसका मतलब गाड़ी तो खड़ी रहना चाहिए ना, घोड़ा इधर खींच रहा और गाड़ी इधर खींच रही है। फिर कैसे गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, तो इसका सिंपल काम है कि इसमें क्या करता है, घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। देखना, जमीन को क्या करेगा, घोड़ा पीछे की ओर धकेलेगा तो जमीन क्या करेगी, उसको आगे की ओर धकेलेगी। यहाँ पर प्रतिक्रिया कहां पर हो रही है, गाड़ी और घोड़े के बीच में प्रतिक्रिया नहीं हो रही, बट गाड़ी और घोड़े के बीच में तो प्रतिक्रिया हो ही रही है। उसके साथ साथ में घोड़ा क्या कर रहा, इस जमीन को पीछे की ओर धकेल रहा। तो फिर जमीन क्या करेगी, उसकी प्रतिक्रिया करेगी। तो प्रतिक्रिया करेगी मतलब घोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा तो गाड़ी के साथ में बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गाड़ी के साथ में प्रतिक्रिया तो बराबर हो रही। मजेदार बात, यहाँ पर फिजिक्स ये बोलता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब प्रतिक्रिया होती है तो फिर तो गाड़ी को घोड़े ने खींचना ही नहीं चाहिए ना, तो फिर क्यों खींच पाता है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि घोड़ा जो है वो जमीन अपने पैरों से क्या जमीन को पीछे धकेलता है। आप भी देखेंगे, आप भी खुद भी जब चलते हो ना, तो आप देखना अपने पैरों से हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे की ओर धकेलते। तो जमीन क्या करती है, हमें आगे की ओर धकेलती है, इसलिए हम भी आगे बढ़ते। तो घोड़ा गाड़ी की बात तो अलग है, हमारे लिए भी यही एग्जाम्पल लागू होता है, बल्कि सारी दुनिया के लिए ये एग्जाम्पल है। तो प्रतिक्रिया जो हो रही है वो कहां पर हो रही है, जमीन के साथ में प्रतिक्रिया हो रही है। हम जमीन को पीछे की ओर धकेल रहे हैं तो जमीन हमें प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कर रही है, आगे की ओर धकेल रही है। सिंपल है, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है इसका। हम यहाँ पर बोलेंगे कि घोड़ा क्या करता है, अपने पैरों के बल से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। तो जमीन क्या करती है, प्रतिक्रिया स्वरूप उसे आगे की ओर धकेलती है, इसलिए घोड़ा गाड़ी को बड़े आसानी से खींच पाता है, ऐसा लिखना, ठीक है। प्रतिक्रिया क्रिया स्वरूप बोलना है, किसकी प्रतिक्रिया, जमीन की। घोड़ा क्या करता है, जमीन को पीछे की ओर धकेलता है और घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहु या तय मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। प्रतिक्रिया सिंपल, दोनों का आंसर एक ही। देखना, आपने देखा होगा कई बार आग वाग लग जाती ना, तो एक रबर की ट्यूब रहती है, ठीक है। अग्निशमन जो गाड़ी होती है ना, वो बहुत बड़ा टैंकर होता है, उसमें इंजन लगा होता है और एक छोटे से पतली से ट्यूब में से पानी निकलता, बड़े प्रेशर से पानी निकलता है, ठीक है। और जब जितने बड़े प्रेशर से पानी निकलेगा, ये यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा पानी निकलता है, बड़े प्रेशर से पानी निकलता है। तो पानी की गति की दिशा कौन सी हो गई, ये वाली पानी की दिशा हो गई। तो क्लियर सी बात है, वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, इस व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलेगा। तो इसलिए वो उसको ट्यूब पकड़ने में कठिनाई होगी। ट्यूब इधर भागने की कोशिश करती है क्योंकि पानी आगे की ओर भाग रहा है। अगर वो छोड़ दे तो ट्यूब तो घूम जाएगी बिल्कुल, एकदम से बिल्कुल। आपने देखा होगा कई बार पाइप भी, आप देखना, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम घर में अगर हम मान लिया जाए पार्क में अगर हम पानी सींच रहे हैं छोटे से पतले से पाइप से, अगर पाइप छूट जाए तो अगर उसका अच्छा प्रेशर है तो बड़े स्पीड से इधर उधर भागने लगता है। इससे अच्छा एग्जांपल आपने वो देखना, जो हवा भरते ना पंप में, है ना, जो मशीन द्वारा हवा भरते, जो टैंकर में एयर प्रेशर होता है उसके द्वारा हम मोटरसाइकिल में हवा भरते, उसकी अगर एयर लीकेज हो जाए तो पाइप बड़ा डांस करते रहता है इधर उधर, है ना। क्यों, क्योंकि प्रतिक्रिया, हवा उसमें से बाहर निकल रही है और वो प्रतिक्रिया करके वापस पीछे की ओर जा रही है। प्रतिक्रिया मतलब यहाँ से हवा निकल रही तो इधर जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही ट्यूब। क्यों, क्योंकि उसका उसके मुंह की डायरेक्शन जिधर रहेगी उसकी अपोजिट उस पर प्रतिक्रिया लगेगी और डांस करेगी, इधर उधर रबर घूमते रहेगी। तो सिंपल है, इसका आंसर इतना बड़ा नहीं लिखना हमें ये लिखना है कि एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी, इसी को लिखना है क्वेश्चन को, ठीक है। एक अग्निशमन
समान कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली क्या करती है, उसको प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर धकेलती है। बस प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर धकेलती है, इसलिए नली को पकड़ने में कठिनाई उसे कठिनाई होती है। पूरा क्वेश्चन में लिखा है, बस प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पर बोल देना। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो सिंपल है, हमने ये क्वेश्चन जस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, एग्जाम्पल में किया। तो यहाँ पर हाँ, इसके द्रव्यमान में जरूर अंतर है कि ये क्या बोला है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली का वहां पर द्रव्यमान और कुछ था, और राइफल का भी द्रव्यमान अलग था, और इसकी जो प्रारंभिक वेग है ये भी अलग अलग थे। ठीक है, 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखना, अगर मान लिया जाए कि एक राइफल है, या इस प्रकार से एक राइफल है और इसके अंदर एक गोली है, तो राइफल का द्रव्यमान कितना है, राइफल का द्रव्यमान m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम है। ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, u1 इज इक्वल टू 0 होगा। प्रारंभिक वेग u1 इज इक्वल टू 0, और अंतिम वेग तो पता हमें याद करना है कि इसका अंतिम वेग कितना होगा। इसी प्रकार गोली की अगर बात करें तो इसका प्रारंभिक वेग कितना, सॉरी द्रव्यमान कितना है, m इज इक्वल टू 50 ग्राम, और m2 इज इक्वल टू मान लेते, और इसका भी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसका किसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये 4 किलोग्राम मतलब ये राइफल है, और ये क्या है, गोली है उसकी। क्या बोला है, राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है मतलब वो अंतिम वेग हो गया है ना। तो गोली का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 35 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका अंतिम वेग कितना होगा, नहीं मालूम। देखना, कहने का मतलब यह है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है कि जब गोली राइफल के अंदर है तो प्रारंभिक वेग 0, इसका भी और गोली का भी, और जब गोली छूटती है तो 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर बढ़ती है, और इसका वेग हमें पीछे की ओर क्या बोला है, प्रतिक्षेपित, कितनी प्रतिक्षेपित होती है मतलब पीछे की ओर कितनी आती है, ये हमें पूछा है। जना सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी है, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब राइफल से गोली नहीं छूटी है उस स्थिति में संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली स्थिति में संवेग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा m1 प्रारंभिक वेग u1 प्लस m2 और u2, और m1 कितना है, m1 कितना प्रारंभिक वेग 4 किलोग्राम, और ये क्या है, 0 है, प्लस ये 50 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 0.05 किलोग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, और इंटू प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0 है, तो इज इक्वल क्या हो गया 0, और इसको समीकरण 1 दे देंगे। शार्ट में किया, बाकी पूरी कहानी लिखेंगे हम, जैसा वो उदाहरण में किया था। आप उस उदाहरण को और एक बार देख सकते हैं, सेम ऐसे क्वेश्चन है। अब दूसरी स्थिति मतलब जब बकायदा पूरी लिखेंगे कहानी उसकी, कौन सी, कि जब राइफल से गोली छूट जाती है तो दूसरी स्थिति में संवेग कितना होगा, संवेग बराबर से m1 और v1 प्लस m2 और v2 इज इक्वल टू, देखना m1 का मान कितना है 4 किलोग्राम, और v1 का मान कितना है v, जो हमें ज्ञात करना है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 0.05 इंटू v2 का मान कितना है, v2 का मान 35 मीटर प्रति सेकंड, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 4v प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 25 2 5 3 15 16 17 और 0.2 इतना मीटर प्रति सेकंड। क्लियर।
तो इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। हम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बोलेंगे कि पहली स्थिति में और दूसरी स्थिति में संवेग क्या होगा, बराबर होगा, तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 4v प्लस 1.75 मीटर, या तो इसको ऐसे रख दो, इज इक्वल टू 0, ये उधर गया तो 4v इज इक्वल टू माइनस 1.75, तो v इज इक्वल टू माइनस 1.75 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 175 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, ये दो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए मैंने। 25 साथी 175 और 25 16 इतना हो गया। ठीक है, और 16 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 64 तो 6, 16 चौक 64, 16 48 और लगभग इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। अरे माइनस का होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अतः राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए, तो इसका प्रक्षेपित वेग कितना हो जाएगा, माइनस 0.43 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि गोली की विपरीत दिशा में यह बंदूक राइफल प्रक्षेपित होगी, है ना। 60 में किया